ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग मिले थे। फ्रीडम मूवमेंट में स्वतंत्रता आंदोलन के हम लोग लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आज भारत को आज़ादी भी मिलेगी, लेकिन विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। और आप लोगों को आज स्टडी मटेरियल, मिस्टर अंकुर, मतलब स्टडी मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो आप लोगों को पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का स्टडी मटेरियल मिला होगा। वो बड़ा परफेक्ट मटेरियल है, उसको गौर से पढ़िएगा। और आज मैं स्कीम थोड़ा बता दूंगा कहानी के तौर पर। आज ज़्यादा मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में नहीं लूँगा, बल्कि उसकी कहानी के तौर पर थोड़ा स्कीम आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ और पहले क्वेश्चन पर लाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग करने में तो काफ़ी माहिर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा एक दो नए क्वेश्चन भी आपको डालता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि कम से कम एक इंटेलेक्चुअल गेस आप कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि आदत बन जाती है कि जितना पढ़ाया हुआ है सिर्फ उसी से आए, और उसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से लाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आदत सी बन जाएगी कि नहीं तो यूपीएससी में भी आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि आपके नॉलेज एरिया से ही केवल क्वेश्चन रहे, लेकिन आउटसाइड से भी हो सकता है। कांग्रेस के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी टीटी कृष्णामचारी, और डी पुरुषोत्तम दास टंडन। बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। यस, स्मार्ट गाइज, करेक्ट कर दिया आप लोगों ने। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में दर्शाइए। एक लिलितगो प्रस्ताव, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, और चौथा क्रिप्स मिशन। ये चार है माय स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट चॉइस। बी फास्ट। ये ज्यादा है, देख लेते हैं। लिलितगो प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940। 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है अक्टूबर 1940। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव है, यस, ये क्रिस मिशन है 1942, और ये है लाहौर प्रस्ताव। यस, दिस इज द, ये भी 1940 ही है। तो कुल मिलाकर आपका बनता है, सही है, ये मार्च में है चूंकि, तो कुल मिलाकर आपका सी बनता है 3 1 2 4। 3 1 2 4, राइट। ये है। अब आपका आता है 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। बी फास्ट। पीछे वाला ही आ रहा है, क्या बता रहे हैं? सी? सी, यस, करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर।
अब भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य किस क्षेत्र में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? इस पर जरा ट्राई करिए। जातीय सरकार। क्या बोल रहा है? सी। यस, करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे स्टूडेंट्स लोग काफी स्मार्ट हो गए, अब क्वेश्चन गलत नहीं करते। अब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करो करेक्ट। मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने वीटो की शक्ति दी। रीजनिंग, सरकार को द्वितीय विश्व में लीग के समर्थन की जरूरत थी। यस, राइट, गुड। 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। यू हैव मेड ए करेक्ट आंसर ऑफ 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। इट इज रियली कमेंडेबल। अब चलिए, अब हम लोग जहां थे लास्ट में, हम लोग पहुंच गए थे, याद करिए। मैंने आपको बताया था कैसे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में घुस तो गई, लेकिन कैसे लियाकत अली खान ने डिस्टरबेंसेस पैदा किया और सरकार को चलने में रोका। तो फिर कैसे अब वल्लभ भाई पटेल पहले कांग्रेस नेता थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि विभाजन ही भारत की समस्या का एकमात्र समाधान है। और अंत में मैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 20 फरवरी चलो, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी। और आप लोग इसको कीप इट ऑन करिए, ईश्वर करेंगे तो यूपीएससी में भी आएगा और आप लोग बेहतर करेंगे। यूपीएससी का पेपर कब हुआ है? तो मतलब वी आर सो हैप्पी नाउ। तो मैं आपको बता रहा था कि तो किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, हम उसी की चर्चा करेंगे। इसी सिलसिले में मैं आपको बता रहा था कि जब 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने घोषित कर दिया कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, जो गलत डिसीजन था। और दूसरी बात है, लॉर्ड माउंटबेटन को एक नए वायसराय के रूप में घोषणा हुई। और इधर मैंने आपको बताया कि 20 फरवरी को जब ये घोषणा आ गई कि अब भारत को हर स्थिति में जून 1948 में आज़ादी मिल जाएगी, तो जिन्ना को तो अब एक मौका मिल गया, जिन्ना को तो एक अब टारगेट मिल गया। और जिन्ना उस टारगेट को लेकर बढ़ रहे थे कि भाई अब मुझे किसी तरह से उन प्रांतों पर कब्जा करना है जो मुस्लिम बहुल प्रांत है, परंतु जिस पर मुस्लिम लीग का नियंत्रण नहीं है। तो मुस्लिम लीग का नियंत्रण सबसे पहले, मुस्लिम लीग की निगाह सबसे पहले पंजाब पर पड़ी, क्योंकि पंजाब में आप देखते हो कि वहाँ पर एक सरकार थी। और वह सरकार कौन सी सरकार थी? तो वह सिकंदर हयात खान की सरकार थी। लेकिन सिकंदर हयात खान का तो डेथ हो चुका था। ख्वाजा हयात खान की सरकार थी, यूनानिस्ट पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो अकाली दल के समर्थन पर टिकी हुई थी, आपको मैंने बताया। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि अंत में
जिन्ना ने वहाँ पर आंदोलन छेड़कर, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा मुस्लिम लीग ने, और मार्च 1947 में पंजाब की उस सरकार को गिरा दिया। जब पंजाब की उस सरकार को गिरा दिया तो मैंने आपको बताया कि सिख नेता मास्टर तारा सिंह एक समूह को लीड करते हुए वहाँ पर आए, और उन्होंने हथियार बंद होकर एक जुलूस निकाला और हाथ में तलवार लेकर पंजाब असेंबली के सामने तलवार नचाते हुए घोषणा कर दी कि राज करेगा खालसा। और इसी के साथ हिंदू और सिख और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। तो मार्च 1947 में पंजाब में भी दंगे फैल गए। इतनी बुरी स्थिति है। अब इस बुरी स्थिति में देखिए क्या क्या होना है। अब लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर लैंड करता है 24 मार्च 1947 को। वह रॉयल फैमिली से था, राजकीय परिवार से था, और लॉर्ड माउंटबेटन के विषय में कहा जाता है कि उसको बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां देकर, डिस्क्रिशनरी पावर्स देकर भेजा गया था। देखो, फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जो नहीं तो मैं तो पूछ ही लूंगा, कि लॉर्ड माउंटबेटन को क्या आदेश देकर भेजा गया था। तो देखो, उसके पास दो एजेंडा थे। एक था घोषित एजेंडा और दूसरा था अघोषित एजेंडा। मतलब एक कहते हैं घोषित एजेंडा का मतलब है जो एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था। डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब आपको क्या करना है। एक अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था। अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको क्या करना है। तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी था, अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी था। तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव यह था कि आपको कैबिनेट मिशन योजना को लागू करने का प्रयत्न करना है। आप याद करिए, कैबिनेट मिशन योजना तो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें विभाजन को अस्वीकार किया गया था। एक त्रिदलीय ढांचा स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें एक मध्यवर्ती ढांचा था। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगा। तो उसका घोषित उद्देश्य यही था कि आपको कैबिनेट मिशन योजना को लागू करना है। लेकिन जो अघोषित उद्देश्य था, वो अघोषित उद्देश्य था कि नहीं, आपको कैबिनेट मिशन योजना को लागू नहीं करना है, बल्कि आपको भारत से पैकअप होकर आना है, और इस तरह से पैकअप होकर इंडिया से निकलना है कि दुनिया को ऐसा न लगे कि आप भाग कर आ रहे हो। मैं आपको बताता हूं, हालांकि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति आपकी अलग होती है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूं कि एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड माउंटबेटन सैनिक वाग व्यवहार में सक्रिया का आदेश लेकर आया था। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन सैनिक वाग व्यवहार में सक्रिया का आदेश लेकर आया था। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया था कि आप भारत से पैकअप, मतलब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था, तो जब हिंदी में समझ में नहीं आया बच्चों को, भाई क्या पूछा जा रहा है, इसमें था टिप्पणी कीजिए, यानी कमेंट। तो अब ये क्वेश्चन है, तो अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये पूछना क्या चाह रहा है। तो वो इंग्लिश में पढ़ा, तो इंग्लिश में था कि लॉर्ड माउंटबेटन केम विथ एन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट इन मिलिट्री पार्लेंस एंड ऑपरेशन। फिर इंग्लिश में नहीं समझ में आया, फिर हिंदी में जाके पढ़ा, वो भी समझ में नहीं आया। ये ऑप्शनल की बात बता रहा हूं। तब 4 शॉर्ट नोट्स में 3 पूछते थे, लिखना होता था। अब तो ऑप्शनल में 5 के 5 लिखने होते नहीं, तब की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने इसको छोड़ के और उसके अथवा में इसके बदले जो क्वेश्चन था उसको लिख कर चले आए। तो बाद में मुझे पूछा तो मैंने कहा कि देखो, है तो बहुत आसान क्वेश्चन। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन सैनिक वाग व्यवहार का मतलब सैनिक शब्दावली में, जैसे हम और आप अगर
पीठ दिखाते हैं यानी पीछे हटते हैं तो कायरता मानी जाती है। लेकिन जो सैनिक पीछे हटती है तो उसको स्ट्रेटेजिक माना जाता है, सामरिक रणनीति मानी जाती है। बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपको बताऊं कि सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि आप समय पर पीछे हट के अपने आप को सुरक्षित कर लो, क्योंकि अगर आप समय पर पीछे नहीं हटे, मतलब ये मानना होता है कि अगर आप समय पर पीछे नहीं हटे और तो अगर कोई कमांडर ने गलती की निर्देश देने में और इस कारण से सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हो गई तो गलत वीरता दिखाने में उसको उल्टा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो मतलब सैनिक बाग व्यवहार में संक्रिया का आदेश लेकर आया था का मतलब ये हुआ कि जो सैनिक जो पीछे हटते हैं स्ट्रेटेजिकली पीछे हटते हैं, हम और आप हटते हैं तो भागते हुए पीछे हटते हैं। तो उनका ये मतलब कहने का इस क्वेश्चन का उद्देश्य यह था कि लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया कि आप भारत से पैकअप होकर आइए, लेकिन भारत से आप ऐसे पैकअप होकर आइए ताकि दुनिया को यह न लगे कि आप भाग कर आ रहे हैं। मतलब यू हैव टू पैकअप फ्रॉम इंडिया बट यू हैव टू रिटर्न टू इंडिया in the manner the rest of the world should not come to know or should not do the guesswork or should not have the hint you have just fled from India while leaving your responsibility। ये उनका बेसिक एम्फेसिस था। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप चिंता मत करिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन आया तो उसका तो हिडन एजेंडा था कि भारत को सेफली, ब्रिटिश को भारत से निकालो। और जब 24 मार्च को लैंड किया इंडिया में तो उस दिन पाकिस्तान दिवस मनाया जा रहा था, क्योंकि इसी तिथि को 24 मार्च को ही लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। जो अभी क्वेश्चन जो मार्च वाले में था, मार्च 1940 में, हालांकि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पकड़ के करेक्ट कर दिया, ये रियली मेरे लिए बहुत उत्साह की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो जब उस प्रश्न को हमने देखा तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन कि तुमने उसको करेक्ट कर दिया। तो वही 24 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन वो लैंड किया। तो उसको लगा कि भाई भारत में अब कैबिनेट मिशन योजना को ऐसे भी लागू करवाना मुश्किल है, बेहतर है कि भारत से बांटो और भागो, अब यही एक चारा है। तो पहले इसके लिए भारतीय नेताओं से वार्ता करने की आवश्यकता थी। तो एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पीटी में पूछा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले किससे वार्ता की, फिर किससे वार्ता की, फिर किससे वार्ता की। मुझे लगता है कि शायद इसमें भी आपको दिया जा सकता है, दिया गया होगा। एक मिनट, नहीं नहीं, देखिए जैसे हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे देखो माउंटबेटन ने किससे किससे वार्ता की, तो आप लोग कुछ, जब आप मेरा लेक्चर सुनते हो तो कुछ कॉपी वगैरह तो रखते होगे। एक कॉपी आपने मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया है या नहीं? देखो नोट्स अपनी जगह, इसके अलावा मेरा आप लेक्चर सुनते हो तो कई नई बातें सुनते हो, तो साथ ही साथ आप लोग सुनते रहो और नोट डाउन भी करते जाओ। जरा अंकुर इन लोगों को बताइए, पूछिए इन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की कॉपी लेकर बैठते हैं मेरा लेक्चर सुनने या नहीं? यस और नो? कॉपी लेकर, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं कि नहीं? अंकुर आस्क देम, प्लीज बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म करिए। यस। तो आप यही जान लीजिए कि जब माउंटबेटन जब इंडिया आया तो उसने भारतीय नेताओं से वार्ता की। तो मैं आपको बताना चाहता कि माउंटबेटन किस सीरीज में भारतीय, माउंटबेटन ने भारतीय नेता से वार्ता की। अब वार्ता करने का क्रम क्या है मैं आपको बताता हूं। इनका क्रम यह है कि पहले पटेल, फिर नेहरू, फिर गांधी,
और फिर जिन्ना। तो पहले पटेल को टटोला, तो पटेल तो पहले से ही खार खाए बैठे हुए थे, क्योंकि लियाकत अली खान बहुत परेशान कर रहा था अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट में, मैंने आपको बताया। तो पटेल ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि भाई विभाजन ही भारत के लिए, माने इंडिया के लिए बढ़िया है, हमें मंजूर है। लेकिन उन्होंने पहले ही माउंटबेटन को कहा कि जाके पंडित जी से बात करिए, क्योंकि पंडित जी मतलब नेहरू जी के बारे में थोड़ा डाउट था कि कहीं वो, हालांकि नेहरू जी भी इस बात को समझते थे। तो जाके नेहरू जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि देखिए मैं तो मानता हूं कि विभाजन ही इसका सोल्यूशन है, दूसरा अब क्या रास्ता है। और उधर दंगे तो फैले ही हुए थे। तो फिर गांधी जी से वार्ता की। तो कई आलोचक कहते हैं कि गांधी जी पर विभाजन को थोपा गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि गांधी जी ने 1942 में, मैं आपको बताऊं 1942 में, पीछे की बात बता रहा हूं, तो इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला में क्या था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने विभाजन का एक प्रारूप रखा था, और गांधी जी ने इसी के आधार पर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता भी की थी। गांधी जिन्ना वार्ता, गांधी जी ने गांधी जिन्ना वार्ता की थी। अब व्हाट इज गांधी जिन्ना वार्ता? तो गांधी जिन्ना वार्ता में गांधी जी ने जिन्ना के सामने, मन दोनों में वार्ता हुई थी। मतलब बात यह थी कि व्हाट शुड हैपन टू इंडिया नाउ, मतलब अब क्या करना है। तो जिन्ना कहते थे कि भाई हमको विभाजन चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, हम स्वतंत्रता के बाद जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर जन्म संग्रह प्लेबिसाइट करवाएंगे, और प्लेबिसाइट अगर यह डिसीजन ले लेता है कि हाँ हमें विभाजन चाहिए, तो हम फिर वो क्षेत्र विभाजित कर देंगे। लेकिन हम यह करेंगे स्वतंत्रता के बाद, इसलिए स्वतंत्रता आने तक आप हमारे साथ रहिए, और स्वतंत्रता में आप हमारा साथ दीजिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो जिन्ना का कहना था नहीं, जो आपको लेना देना है वो स्वतंत्रता से पहले पहले तय कर दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आप लोग मुकर जाएंगे तो हम क्या करें। इस पर जिन्ना तैयार नहीं हुई, और 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता टूट गई। तो ये कहना कि गांधी जी पर विभाजन थोपा गया, ये इसलिए मुनासिब नहीं है कि गांधी जी भी इस रियलिटी को समझ गए थे कि भाई विभाजन का कोई उपाय नहीं। हालांकि इस बात से उनको काफी दुख हुआ था। इसलिए तुम देखोगे 1945 के बाद उन्होंने कहीं किसी ब्रिटिश हुक्मरान से वार्ता नहीं की। माउंटबेटन प्लान भी था, माउंटबेटन एक बार आके गांधी जी से मिला, गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी ने कहा कि मुझे भी अब लगता है कि अब इस विभाजन का कोई, उसके बाद वो इतनी दुखी हुए कि एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर दूर ही रहे, कांग्रेस की राजनीति से। आप इतना तक देखोगे 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी की खुशियां मना रही थी। नेहरू जी का प्रसिद्ध संभाषण हुआ था कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट द होल वर्ल्ड स्लीप्स एंड इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम, बट Gandhi was staying in Calcutta, a suburban region very far from Delhi, the capital, where the celebration was going on। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इस बात की सूचना है कि गांधी जी अंत में कितने दुखी थे इस विभाजन से। तो लेकिन उनको स्वीकार करना पड़ा, कोई चारा नहीं था। तब अंत में तब जिन्ना से मिले माउंटबेटन, तो कहा कि जिन्ना साहब आपका पंजाब और बंगाल बटेगा। तब तक जिन्ना पूरा पंजाब और पूरा बंगाल के लालच में थे, कि उनके लालच थी। लेकिन अब सवाल है, अगर 52% या 51% जनसंख्या मुसलमान है, तो 48%, 49% तो हिंदू जनसंख्या भी है। तो यही बात पहले कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि देखिए विभाजन वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है साइंटिफिकली, क्योंकि अगर हम पंजाब और बंगाल के मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार देते हैं, तो पंजाब और बंगाल के जो हिंदू होंगे उनका फिर कैसे होगा। तो वही जिन्ना ने कहा, जिन्ना को माउंटबेटन ने कहा कि जिन्ना साहब पंजाब और बंगाल बटेगा, दो विभाजन होगा। एक तो पाकिस्तान की तरफ अगर पंजाब और बंगाल जाएगा, तब विधानमंडल डिसीजन लेगा, तो फिर आपको
मतलब पंजाब और हिंदू बहुल जो पंजाब और बंगाल है, वो फिर उसमें भी जन्म संग्रह होगा, उसमें हिंदुओं से भी पूछ, जन्म संग्रह नहीं सॉरी, मतलब हिंदू जो मत है उसका अलग डिसीजन होगा कि अगर हिंदू चाहते हैं कि भाई हम अलग रहें तो फिर वो अलग होने की का अनुमोदन होगा। तो आपका पंजाब और बंगाल बट जाएगा। तो जिन्ना ने थोड़ा सा अपना चेहरा लटकाने का अभिनय किया, उन्होंने कहा कि फिर तो आप हमको ट्रंकेटेड और मॉथ ईटेन पाकिस्तान दे रहे हैं। ट्रंकेटेड और मॉथ ईटेन का मतलब हुआ सरा गला पाकिस्तान कटा छटा दे रहे हैं। तो माउंटबेटन ने कहा कि जिन्ना साहब अब यही मिल रहा है आपको, यही अब रखिए। तो जिन्ना का भी तो मेंटेलिटी यही थी, 9 नगद 13 उधार, जो मिल रहा है उसको लेकर निकले। तो वो भी राजी हो गए। तब माउंटबेटन यहां से उड़ा लंदन। लंदन उड़ा और लंदन में उसने वहां के हुक्मरानों से वार्ता की, वहां से अनुमोदन लिया। वहां से अनुमोदन लेकर जो एटली की सरकार थी उससे अनुमोदन लिया, और उससे अनुमोदन लेकर उसने वहां पर एटली की सरकार से अनुमोदन लिया, और एटली की सरकार से अनुमोदन लेकर और तब उसने 3 जून 1947 को अपना प्रसिद्ध प्लान लाया। लेकिन जिस प्लान को आप माउंटबेटन प्लान कहते हो, उससे पहले मैं एक प्लान आपको बता रहा हूं कि जैसे माउंटबेटन प्लान से पहले जब वो आया था तो उसने एक डिक्की बर्ड प्लान, इसको बोलते हैं डिक्की बर्ड प्लान। तो एक सवाल उठता है कि भाई डिक्की बर्ड प्लान क्या था? तो माउंटबेटन का बचपन का नाम था डिक्की बर्ड। तो उनकी जो एक्चुअली जो बड़ी बहन थी वो उसको डिक्की बर्ड बोलती थी, माउंटबेटन को। और बाद में एडवीना भी उसको डिक्की ही बोलती थी। मतलब इट वाज अनदर नेम, पेन नेम फॉर, मतलब पेन नेम नहीं सॉरी, मतलब फैमिली नेम फॉर माउंटबेटन। तो माउंटबेटन तो उसका ऑफिशियल नेम माउंटबेटन है। उसी को उसने जो पहली योजना दी उसको बोलते हैं डिक्की बर्ड प्लान। तो देखो, जिसको तुम माउंटबेटन प्लान कहते हो, ओरिजिनली यह तैयार किया हुआ है वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल का। आप कहोगे वीपी मेनन कौन है, तो आगे आपको वीपी मेनन से और भी परिचय होगा। वो एक्चुअली उस समय भारत में होम सेक्रेटरी था, गृह सचिव था, बाद में राज्य विभाग का सचिव भी बना, और वो पटेल का दाया हाथ था। जो वीपी मेनन था वो केरला का ब्राह्मण था, बहुत प्रतिभाशाली था। मतलब आप यही समझिए, ही इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हु बाय डिंट ऑफ his by dint of his talent he might rise from the status of a clerk to the home secretary of India। मतलब अपनी प्रतिभा के बल पर एक क्लर्क से वो भारत सचिव के पद, सॉरी गृह सचिव के पद तक गया। इतना बड़ा पद था, तो बड़ा प्रतिभाशाली था। बेसिकली वही प्लान बनाया, उसको पटेल ने भी मदद की, जिसको आप माउंटबेटन प्लान कहते हो। तो हुआ क्या कि डिक्की बर्ड प्लान में जो ऊटपटांग योजना माउंटबेटन ने रखी, तो पटेल को अनुमान हो गया था, क्योंकि उसने उसने नेहरू को, पंडित नेहरू को बुलाया शिमला, माउंटबेटन। वहीं पर उसको प्लान पहले से नेहरू से डिस्कस करना था। तो पटेल को लग गया कि अगर पंडित बोलते थे, अगर पंडित जी को कोई उटपटांग प्लान माउंटबेटन दे दिया तो पंडित जी इतने गर्म हो सकते हैं कि वह पार्टीशन से ही भाग जाएंगे और फिर हम सबके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने एक दूसरा रास्ता खोजा, एक दूसरा उपाय तलाशा, और उसने यही किया, एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि भाई, सॉरी, पटेल ने एक रास्ता निकाले। उन्होंने बीपी मेनन को अपने प्रयास से भेज दिया कि आप भी जाइए शिमला, और वहां अगर आपको ऐसा लगे कि वार्ता टूटने के कगार पर आ गई तो आप इस प्लान को रख दीजिएगा, जिसको आप माउंटबेटन प्लान कहते हो। तो जो इसको तुम डिक्की बर्ड प्लान कहते हो, डिक्की बर्ड प्लान में यह था कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया के राज्य हैं और जितने भी देसी राज्य हैं उन सबको स्वतंत्र कर दिया जाए,
और ब्रिटिश इंडिया और देशी राज्यों को यह विकल्प दिया जाए कि वो चाहें तो भारत का निर्माण करे, चाहे तो पाकिस्तान का निर्माण करे, या फिर स्वतंत्र रहे, जैसा वो चाहे अपना निर्णय ले ले। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने जब इसको देखा इस प्लान को, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो प्लान बाल्कन है। प्लान बाल्कन एक्चुअली एक फ्रेज है, मुहावरा। पूर्वी यूरोप में क्या हुआ कि कई टुकड़ों में बट गया था। जब पुराने साम्राज्य टूटे तो बाल्कन क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। तो उस समय से एक मुहावरा चल निकला, बाल्कनाइजेशन। तो उसने कहा कि भाई इट इज जस्ट लाइक अ बाल्कनाइजेशन, ये तो बाल्कनाइजेशन है, तो भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा, ये तो बहुत बुरा होगा। तो पंडित नेहरू ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो वही वीपी मेनन ने अपना वाला प्लान रखा, जो उन्होंने पटेल के साथ बनाया था, कि वैसे आप लोग भी जरा देख लेते कि अगर यह प्लान आपको बेहतर लगता है तो आप इसी प्लान को देख लीजिए। और तब उसने यह प्लान लाया जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान। दैट इज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान। इसमें था कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन होंगे। अब उस समय टोटल 563 देशी रियासत थे, मैं आपको बताऊंगा। तथा देशी रियासत अपने क्षेत्र के अनुसार विलय का निर्णय लेंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया। देखो मैं आपको बताऊं, एक हिच बना रहा, जो मैं देशी रियासतों के विलय में बताऊंगा। इंडियन गवर्नमेंट या वल्लभ भाई पटेल चाहती थी कि आप खुलासा बोलिए कि देशी रियासत डोमिनियन के साथ ही मिलेंगे, तो माउंटबेटन कहा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, या माउंटबेटन प्लान में ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन जब माउंटबेटन से पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई राज्य विलय नहीं करना चाहे तो क्या आप उसको सेपरेट डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम सेपरेट डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे। तो थोड़ा झुकाव तो उसका था कि दो ही डोमिनियन हो, तीसरा ना हो। अब मैं एक बात आपको दिलचस्पी का बताऊं कि भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर स्वतंत्रता नहीं ली। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर स्वतंत्रता नहीं ली, डोमिनियन स्टेटस के नाम पर लिया। मतलब कि विदेश और प्रतिरक्षा में ब्रिटिश का से रहेगा और ब्रिटिश का भी भारत पर से कुछ रहेगा। डोमिनियन स्टेटस, अगर पूर्ण स्वतंत्रता रहती तो फिर ब्रिटिश को अविलंब भारत छोड़ना होता। और एक समस्या यह थी कि देश, कितना टेम्परेचर है उनको, एक पॉइंट बढ़ा देना। तो अगर पूर्ण स्वतंत्रता अगर रहती तो फिर ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश सेना अविलंब भारत को उनको खाली करना पड़ता। और आप समझ ही सकते हो कि उस समय देश दंगों से पीड़ित था। भारत को उस समय सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब उस समय इंडिया के पास कोई अपनी ब्यूरोक्रेसी तैयार नहीं थी, अपनी आर्मी तैयार नहीं थी। अगर अचानक से ब्रिटिश खाली कर देती तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता, विशेषकर जब देश दंगों से घिरा हुआ है और इतनी बुरी स्थिति है। तो इसलिए इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ही तत्काल लेना पड़ा। और हालांकि उसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, फिर भी तो हम पूर्ण स्वराज्य के आधार पर स्वतंत्रता हासिल नहीं किया था, डोमिनियन स्टेटस के आधार पर किया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों, पाकिस्तान को भी, तो खैर पहले तो तय हुआ था कि क्योंकि भारत में तुम अब जानते हो कि स्वतंत्रता के बाद भी भारत का जो वायसराय थे वो, मतलब अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन ही था, और स्वतंत्रता के बाद भी रहा कुछ समय तक। बाद में फिर वही पद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। तो यह इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उस समय की जरूरत थी। थोड़ा सा एक टेम्परेचर बढ़ा दो, कूलिंग है ज़्यादा।
कितनी बार समझा चुका हूं तुम लोगों को डोमिनियन स्टेटस। जैसे प्रतिरक्षा और विदेश में अगर ब्रिटिश का से हो तो फिर डोमिनियन स्टेटस है, और पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि ब्रिटिश का कोई से नहीं, भारत कंप्लीटली स्वतंत्र रहेगा, तो उसको कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब हुआ कि प्रतिरक्षा और विदेश में ब्रिटिश का से बना रहेगा। तो वही है, दोनों के बीच का अंतर है। तो इन दोनों के बीच का फर्क यही है, जो स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेटस का जो फर्क आपने कहा। तो मैं स्टूडेंट्स इस तरह से यह तय हुआ। उसके बाद तब जो जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हो वह 3 जून को रखा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान रखा गया, जिसको ऊपर जो कहा दो। तो अब इसमें 2-3 चीजें होनी थी। पहली बात तो यह है कि कैसे डिसीजन होता है इंडिया का, तो इसके लिए रीजन वाइज आपको देखना पड़ेगा। हालांकि मैप डाला है कि नहीं मिस्टर अंकुर, तो मैप चाहिए होता, तो मैं इसको बताता हूं। जैसे इसी को मैं दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ये जो स्टेट है ये सिंध है, ये पंजाब है, और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। और इधर आप देखिए ये बंगाल है, ये असम है, तो ये बलूचिस्तान है। ये तो देसी रियासत था, तो इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट केवल बलूचिस्तान का ये पार्ट था। इसको समानता का स्तर नहीं, ये तो देसी रियासत मिला है तब बड़ा बलूचिस्तान बना है। ये प्रिंसली स्टेट था, जैसे कश्मीर है ना, रेड जितना पिंक देख रहे हो सब प्रिंसली स्टेट है। तो इसमें तय ये हुआ, जो मैं आपको बताना चाहता कि इसको समझना, जैसे जो निर्णय होना था पाकिस्तान के विभाजन में, उसमें पंजाब, बंगाल और सिंध, इसके विधानमंडल को डिसीजन लेना था कि वह भारत में जाएगा अथवा पाकिस्तान में। और बंगाल और पंजाब के असेंबली को दोहरा निर्णय लेना था कि अगर मेजॉरिटी, जैसे सिंध, फिर एक बार मैं बोलता हूं, सिंध, पंजाब और बंगाल के विधानमंडल को निर्णय लेना था क्या वो पाकिस्तान में जाएंगे। और सिंध को तो नहीं, लेकिन पंजाब और बंगाल के असेंबली को दोहरा निर्णय लेना था कि अगर वो मेजॉरिटी पाकिस्तान में जाएगा तो क्या वहां की माइनॉरिटी इंडिया में रहना चाहेगी, और अगर वो रहना चाहेगी तो फिर विभाजन होगा पंजाब और बंगाल का। तो ये डिसीजन था। नेक्स्ट वन, बलूचिस्तान के असेंबली, विधानमंडल को बलूचिस्तान में निर्णय लेना था। केवल 2 जगहों पर जनमत संग्रह होना था, याद करना, मैं प्रीलिम्स में मैं कल पूछूंगा। एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसको आप कहते हो खैबर पख्तूनवाला, जो अफगानिस्तान के बगल में है। खैबर पख्तूनवाला जो अफगानिस्तान के बगल में है, इसको जनमत संग्रह यहां होना था। और जनमत संग्रह होना था असम के सिलहट जिले में। असम तो इंडिया में रहना था, लेकिन जो असम का सिलहट जिला है वो जाना था पाकिस्तान में। तो दूसरा डिसीजन असम के सिलहट जिले को लेना था कि असम के सिलहट जिले को इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। तो अब उसमें देखिए क्या एक पॉलिटिक्स है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे पाकिस्तान, पंजाब में, बंगाल में और सिंध में असेंबली ने निर्णय दिया, वहां असेंबली में मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान के पक्ष में ही थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर खान साहब की सरकार, समझ रहे हैं। तो अगर असेंबली में देखेंगे तो वहां पर जो मेजॉरिटी होगी वो तो कांग्रेस की होगी, और कांग्रेस की होगी। और
खान अब्दुल गफ्फार खान, जो डॉक्टर खान साहब जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, वहाँ प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसके बड़े भाई, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं, वो विभाजन के बिल्कुल ही अलग थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि अगर विभाजन ही हो रहा है तो फिर हमको पख्तूनिस्तान मिले, हम अलग पख्तून राज्य बनाएंगे, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अगर वहां पर अगर विधानमंडल को डिसीजन रहना होता था तो डिफीट करा देता पाकिस्तान को, कहता कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। वहां पर माउंटबेटन ने एक मतलब वहां माउंटबेटन प्लान में डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह होने पर दिक्कत क्या थी कि जनमत संग्रह पर पब्लिक इतना कॉम्युनलाइज हो चुकी थी तब तक कि पब्लिक डिसीजन पाकिस्तान के पक्ष में ही लेती। तो वही खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस अपेक्षा कर रहे थे कि आप लोग अपोज करिए और विधानमंडल से निर्णय लेवाइए, क्योंकि विधानमंडल अगर निर्णय लेगा तो फिर वैसी स्थिति में हमारी बढ़त हो जाएगी। लेकिन बात नहीं मानी गई और उसमें कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी चुप्पी साध ली, क्योंकि चुप्पी साधने की वजह भी थी, हालांकि बुद्धिमानी का काम किया। अब बताओ, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर यहाँ अगर इंडिया का रीजन मिलता भी 1 मिनट के लिए तो इंडिया कंट्रोल कैसे करता उसको। और फिर आज वो समझिए कि एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए रिसने वाला घाव हो जाता, कश्मीर से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता हो। तो ऐसी स्थिति में मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस से भी मतलब दुखी हुए, गांधी जी से शिकायत की और गांधी जी ने भी इस बात को एडमिट किया कि हाँ कुछ तो हुआ। लेकिन अंत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने हुआ कि जनमत संग्रह ही होगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान और जो उनकी पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, उसने जनमत संग्रह को बहिष्कार कर दिया। 99% वोट पाकिस्तान के पक्ष में चला गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी पाकिस्तान के पक्ष में चला गया, सिंध पाकिस्तान के पक्ष में गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लिया, और पंजाब और बंगाल ने दोहरा निर्णय लिया कि हम मेजोरिटी पाकिस्तान के पास जाएगा और जो माइनॉरिटी होगी वो इंडिया में रहेगी। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन होना था, और असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया, तो असम से सिलहट जिले काटकर पाकिस्तान को जनमत संग्रह के आधार पर मिल गया। अब चूंकि विभाजन होना था पंजाब और बंगाल का, तो एक कमिटी बनाई जानी थी, जो जिसको कहोगे आप रेड क्लिफ कमीशन बना, जो बॉर्डर कमीशन। तो रेड क्लिफ कमीशन, सिरिल रेड क्लिफ एक ब्रिटेन का लॉयर था, कभी हिंदुस्तान घूमा नहीं था, हिंदुस्तान आया नहीं था, हिंदुस्तान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और उसने भारत में सरहदें खींच दी। तो इस तरह से विभाजन हुआ, और उसके बाद जो बाकी, चूंकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल विभाजन था, तो कुछ फंड था जो ब्रिटेन, एक्चुअली मैं तो आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भारत का कर्जदार हो गया था, तो ब्रिटेन भारत का कर्जदार हो गया था, तो कुछ फंड ऐसा था जो अवेटिंग फंड था, वो फंड ट्रांसफर होना था इंडिया को। तो चूंकि वह फंड ट्रांसफर होना था, तो वो जो फंड ट्रांसफर होना था उसका विभाजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच होना था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस फंड का विभाजन होना था, तो फिर तय हुआ कि भाई किस प्रकार से विभाजन हो। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच फंड का विभाजन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वही एक वहां पर उस फंड का विभाजन भी उस समय की एक बड़ी समस्या थी कि किस तरह से वो फंड, जो माउंटबेटन को ही वो फंड बांटना था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो फंड इंडिया माउंटबेटन के ही देख रेख में था। एक ये मुद्दा था। तो इतने मुद्दे हो गए। तो अब मैं फिर एक बार रिवाइज करा दूं। सिंध का असेंबली ने और बलूचिस्तान और सिंध की असेंबली ने निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। पंजाब और बंगाल की असेंबली ने दोहरा निर्णय लिया कि मेजोरिटी पाकिस्तान में जाएगा और माइनॉरिटी इंडिया में रहेगा, इसलिए वहाँ विभाजन हुआ पंजाब और बंगाल का। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में असम के सिलहट जिले में जो जनमत संग्रह हुआ, वो जनमत संग्रह में वो पाकिस्तान के साथ, यही स्थिति। तो ये हो गया विभाजन। अब ये माउंटबेटन प्लान जब तैयार हो गया, तो माउंटबेटन प्लान को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन यहां से दोनों एक ही हैं। अंग्रेजी में उसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं विजेंद्र, और हिंदी में बोलते हैं देसी रियासत, दोनों एक है। तो अब मैंने आपको बताया कि अब इसके बाद इसको प्लान बाल्कन बोलते हैं।
तो माउंटबेटन योजना इस तरह से आई 3 जून को। तो 3 जून को जब योजना आई तो फिर एक बार लॉर्ड माउंटबेटन इस योजना को लेकर उड़ा लंदन, और लंदन में इसको स्वीकृति, हाँ सॉरी 3 जून को योजना आई, तो योजना आई तो 10 जून और 12 जून तक, मतलब जून में ही इसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। फिर माउंटबेटन इसकी मंजूरी के लिए लंदन ले गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूरी मिलनी थी। तो 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद का अनुमोदन मिल गया, माने जुलाई को संसद का अनुमोदन, 18 जुलाई को संसद का अनुमोदन मिला, और 4 अगस्त को क्राउन का हस्ताक्षर हुआ, ब्रिटिश जो किंग है उसका हस्ताक्षर हुआ। और वहां से फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान के संदर्भ में और 15 अगस्त को भारत के संदर्भ में लागू कर दिया गया। इस तरह स्वतंत्रता भी मिली और विभाजन। तो यहां तक तो भारत की आजादी तक का मुद्दा था। अब यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उसको एक बार देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को भी प्रोत्साहन दिया, इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। अब ये प्रश्न विश्लेषण है, ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है, कीवर्ड्स है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता विभाजन प्रोत्साहन सोदाहरण विश्लेषण कीजिए, मैंने कीवर्ड्स इतने हैं। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य स्वतंत्रता में विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति होती रही तथा द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भूचिन्ह लैंडमार्क बनकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। एक, इसने भारत में एक व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया तथा इसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दूसरा, आजाद हिंद फौज और नौसैनिक विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ सेना भी राष्ट्रवाद से प्रभावित हो चुका था। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया था, अतः भारत को स्वतंत्र करना ब्रिटेन की मजबूरी थी। परंतु दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के विभाजन को भी बल प्रदान किया। युद्ध के मध्य मुस्लिम लीग की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने उसे भारत के संवैधानिक विकास के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी। लीग ने इसका खुलकर उपयोग किया तथा बेबिल योजना जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव को ध्वस्त कर दिया। आपको याद है लीग को जो वीटो की शक्ति दी गई थी? अंकुर पूछिए इनसे, मैं स्टूडेंट से, कि लीग ने जो मैंने बताया था अगस्त प्रस्ताव में, जो कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्ना ने वायसराय लिलिथगो के साथ डील किया था और कैसे वीटो की शक्ति ले ली थी। क्या मेरे स्टूडेंट्स को जानते हैं, याद कर पा रहे हैं? या बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी यस और नो। याद है ना? तो एक क्वेश्चन दूंगा 2019 में पूछा है, और वो आप लोग पहले ट्राई करोगे, मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, पहले आप लोग ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को। देखो मैं मॉडल आंसर तो मैंने ये भी दिया है, कितना सारा मॉडल आंसर दिया है, लेकिन तुम जान लो सरस्वती का ये वरदान है कि लिखना पूरी तरह तब सीखोगे जब कलम उठाओगे खुद। हालांकि मेरा विश्वास है पीटी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो और मेंस में भी तुम लोगों ने क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया होगा। जैसा कि बताइए, एक मैं फिर सवाल कर रहा हूं कि क्या मुख्य परीक्षा का प्रश्न का उत्तर लिख लेते हो? अंकुर पूछिए इनसे कि मेन एग्जाम का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लिख पा रहे हैं? मेरे प्रश्न का जवाब देना, चूंकि अब तो मैं जानता हूं कि मिस्टर अंकुर हमारे और आपके बीच ब्रिज का काम करते हैं और हम आपसे कम्युनिकेशन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग लिंक रहें और शेयर करें। क्या बोल रहे हैं, लिख पाते हैं ये? नहीं लिख पाते हैं? यस आ रहा है कि नहीं बोलो, नो को मत केवल देखो, यस को भी देखो। हाँ, मतलब मेजोरिटी क्या है, नो है या यस है? अच्छा, तो बच्चे आज मैं तुमको क्या करूं,
बताओ। धीरे धीरे जैसे पीटी का क्वेश्चन करना सीख गए हो वैसे ही मेंस का क्वेश्चन करना सीख जाओगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, हाँ ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता एवं इसके विभाजन दोनों को, देखो लिखना क्यों नहीं सीखोगे, देखो मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है कि आप इसको देखिए, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, पकड़ लेते हो तुम लोग, इस तरह का शब्द है। जब क्वेश्चन कोई होता है, देखो राइटिंग सीखो, कोई जब क्वेश्चन होता है, क्या बोल रहे हैं वो, सभी लोग नहीं है, ज्यादातर लोग। अच्छा मैं तुमको राइटिंग सिखाऊंगा और तुम लोग कुछ कितने 15 डेज में यस बोलोगे, 15 डेज में तुम लोग यस बोलोगे, मैं तुमको राइटिंग सिखाऊंगा। अब सभी लोग राइटिंग सीखने पर ध्यान दो, आ जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। तो इतना तो आप लोग पकड़ लेते हो, एक चीज तो आप लोग सीख गए हो, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है, इसका तुम बड़ी आसानी से जवाब देते हो यस और नो। तो ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, तो मतलब इसको सिद्ध करना है। तो आपको देखना है द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और विभाजन को प्रोत्साहन दिया, यही शब्द है। तो तुमको देखो कैसे इसको, पहले है जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप पहला इंट्रोडक्टिव लाइन, उसको इंट्रोडक्शन और थेसिस भी कह लो, क्योंकि उसका झुकाव हो, ऐसा भी संभव है कि आप एक पंक्ति में इंट्रोडक्शन और एक पंक्ति में थेसिस दो, दो पंक्तियां। ऐसा भी है कि एक ही पंक्ति में इंट्रोडक्शन और थेसिस दे के निकल जाओ और क्वेश्चन को उठा लो। तो इसमें देखो एक ही सेंटेंस में दोनों दे दिया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मर्म स्वतंत्रता एवं विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति होती रही तथा द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भूचिन्ह, भूचिन्ह कहते हैं जैसे आप बढ़ रहे हो, लैंडमार्क उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जब आप कहीं जा रहे हो तो उस रास्ते को भूलो नहीं, वहां पर क्रॉस लगा दो, और चाहे वहां से रास्ता जहां से मुड़ता है उसको भूचिन्ह कहते हैं। जैसे जहां पर लैंडमार्क, जहां पिलर गाड़ दो या रास्ता जहां से मुड़ जाता है उसको लैंडमार्क बोलते हैं। तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भू चिन्ह बनकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भू चिन्ह बनकर आया। फिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। एक, इसने भारत में एक व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया तथा इसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो, तुमने द्वितीय विश्व युद्ध इस प्रगति के मार्ग में एक निश्चित भू चिन्ह बनकर आया, ये तुम्हारा थेसिस हो गया कि मतलब ये एक लैंडमार्क बनकर आया। और तब तुम इस प्रश्न को फिर दो पार्ट में बांट दिए। द्वितीय विश्व युद्ध ने निम्नलिखित रूप में स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। यहां पर तुमने 3 पॉइंट गौर करके लिखा। अब यहां फिर पैराग्राफ चेंज किए, इसमें तुम दिखाए विभाजन को क्यों प्रोत्साहन दिया, और सीधे तुम्हारा निष्कर्ष हो गया। यही तरीका होता है तुम्हारा। जिस ही समय नॉलेज इंफॉर्मेशन से ओपिनियन पर आएगा, क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो जाए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो, तो मैंने जैसे कहा है प्रत्येक दिन मेरी चीजों को रिवाइज करने के बाद 15 मिनट उस पर सोचो, 15 मिनट्स डेली। जैसे आज ही मैंने जो टॉपिक कराया है, तो पहले रिवाइज करो घर पर, और रिवाइज करने के बाद 15 मिनट सोचो कि सर ने क्या क्या कहा है। और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में बांटा है। चौथा पार्ट अब होगा आपका। पहला पार्ट था 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा पार्ट था उपनिवेशवाद, इसको 3 सब पार्ट हुए। 18वीं सदी के इतिहास का 2 सब पार्ट किया। तीसरा राष्ट्रवाद, उसमें कई सब पार्ट हुए। अब होगा चौथा स्वतंत्रोत्तर भारत, जो इसका मैटर आज आपको मिला है, मैटर मिल गया है ना अंकुर? तो उसमें आपको 7 पार्ट में हमने बांटा है। तो वहां पर मैंने, आप देखोगे कि वहां पर हमने 7 पार्ट में बांटा है। तो उसको आपको पकड़ना है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता एवं उसके विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया। ये आपका हो गया उत्तर। कैसे शुरू किया? पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन दिया, फिर इसमें हमने कहा भू चिन्ह है,
विभाजन की दिशा में साथ साथ प्रगति हुई, महत्वपूर्ण भूचिन्ह हो गया, मतलब विभाजन और स्वतंत्रता दोनों को प्रोत्साहन दिया। पहले स्वतंत्रता में 3 पॉइंट, फिर विभाजन का पॉइंट और फिर उत्तर। अब देखो विभाजन के, ये तो खैर अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा इसको बाद में डील करेंगे हम, वो थोड़ा पढ़ाने के बाद, थोड़ा आगे लग गया है। तुमको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है जो आपसे, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। उन कारकों की व्याख्या कीजिए, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 1940 के दशक में ब्रिटेन से भारत की ओर सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे को जटिल सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे को जटिल बना दिया, जटिल बना दिया। अब अंकुर इस प्रश्न को दिखाओ और पूछो उन लोगों से कि ये प्रश्न कैसा है। ये यूपीएससी का है, यूपीएससी में 250 शब्द का है, थोड़ा बड़ा है, और ये 2019 का है यूपीएससी में। अब जरा इनसे पूछिए कि ये प्रश्न हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? ये प्रश्न हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? अब जरा ये पूछो, ये बोलते हैं कि लिखने में दिक्कत होती है, तो हमारे साथ लिखना तो सीखे, तो हमारे साथ ये भी मगजमारी करे, तब तो लिखना सीखेंगे। जैसे मैंने पीटी का क्वेश्चन में आज तुम लोग इतना आगे बढ़ चुके हो, तो मेंस के क्वेश्चन नहीं बढ़ोगे। 15 दिनों का टाइम दो मुझे, और फिर लिखना। उसके बाद मैं पूछूंगा अब कितने बच्चे जान गए हो। देखो एक बात, प्रश्न को उठाओ, यहाँ पर जो प्रश्न है ये, तो इसमें पूछ रहा है कि 1940 के दशक में उन कारकों की व्याख्या की जिन्होंने सत्ता के हस्तांतरण को जटिल बना दिया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्या लगता है, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जो लंदन से जो 1940 के दशक का मतलब है 1941 और 47 के बीच, यानी 1940 1947 के बीच, 1940 1947 के बीच ऐसा कौन सा कारक है क्योंकि ब्रिटेन से भारत की जो सत्ता का हस्तांतरण है वो जटिल हो गया है, मैंने कॉम्प्लेक्स हो गया है, थोड़ा कठिन हो रहा है। मैंने समस्या क्या आ रही है सत्ता को ब्रिटेन से? जैसे ब्रिटेन भी देखोगे कि भाई अब 1940 के दशक में लगभग ये बात समझ चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि भारत छोड़ना पड़ेगा। फिर दिक्कतें क्या है, मतलब मुद्दा सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे को जटिल क्यों क्यों हो गया है? तो थोड़ा सा कुछ तो क्लू दो तुम लोग, कुछ क्लू दो जल्दी, तो मैं फिर बताता हूं। क्या बोलते हैं मिस्टर अंकुर? विभाजन केवल जटिल थोड़ा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विभाजन का मुद्दा भी। जैसे देखो
मेंटली अलर्ट हो सभी लोग, सुनो मेरी बात को गौर से आओ। देखिए, जैसे ब्रिटिश तो पहले भारत ना छोड़ने के तरह तरह के बहाने बनाते थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया तो भारत छोड़ना उनके लिए केवल समय की बात रह गई। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के पतन और भारत में तीव्र हो रहे राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश को भारत छोड़ने के निर्णय को प्रभावित किया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग को वीटो की शक्ति दे दी थी। तो वीटो की शक्ति दे दी थी तो अब मुस्लिम लीग उसके सामने एक रुकावट बन के खड़ी है कि भाई अगर कोई भी संवैधानिक विकास ब्रिटेन करना चाहता है तो मुस्लिम लीग उसमें रुकावट डालती है। तो पहली बार ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग की वीटो की शक्ति पर प्रहार करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जब मुस्लिम लीग का ब्रिटिश से भरोसा टूट गया तो उसने दंगे छेड़ दिए, कलकत्ता किलिंग हुई, वहीं से दंगे छिड़ गया। तो भारत में और भी ज्यादा खून खराबा शुरू हो गया। अब ब्रिटिश नहीं, अब तक जिसको प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासत कहते हुए एक ही है, तो भारतीय शासकों को भड़काया था कि आप अलग ही रहिए। अब ब्रिटिश को भारत से जाना है तो अब ये समस्या आ रही है कि देसी भारतीय सरकार के भविष्य, सॉरी जो भारतीय शासक हैं, देसी रियासत है, उनके भविष्य का निर्णय क्या होगा। कि कांग्रेस का दबाव यह था कि आप उनकी स्वतंत्रता, उनके जो सत्ता है, उनका सर्वोच्च सत्ता वो ब्रिटेन के हाथ में था, उनका आप हस्तांतरण कर दीजिए नए डोमिनियन को, भारत को या पाकिस्तान को, वॉट एवर माइट बी। तो ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। तो यही मुद्दा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड है, तो मैं उसका रास्ता बता रहा हूँ। तुम लोग लिखना सीखो मेरे साथ, और फिर ये मत कहना कि हमको लिखने में दिक्कत हो रही है। देखिए, आप इसको शुरू करोगे कि 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने ब्रिटेन से भारत की ओर सत्ता हस्तांतरण को जटिल बना दिया था। अब तुम्हारा एक अच्छी शुरुआत हो गई है, लेकिन तुमको लिखने में दिक्कत यह होती है कि जब तुम कलम उठाते होगे तो समस्या आती होगी कि पहली पंक्ति क्या शुरू करें, और जो मॉडल आंसर लिख कर देता उसको गौर से पढ़ते नहीं, और क्लास में लिखवाना ऑनलाइन क्लास में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हाथ यहाँ बंध जाते हैं। पीटी के क्वेश्चन तो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, और मेंस के क्वेश्चन में मैं कहूँ कि लिख के दिखाओ तो पंक्तियाँ तो मैं तो मतलब मुश्किल है, आप तो समझ ही सकते हो। तो तुम लोग एक काम करो, मैं लिखाना बताऊंगा और तुम लोग विजुअलाइज एकदम बगुले की तरह ध्यान लगाए रखना कि कैसे हम सेंटेंस शुरू करते हैं, और जो मॉडल आंसर देंगे उसको बार बार पढ़ना। और जीएस में क्वेश्चन को पॉइंट में तोड़ तोड़ कर लिख सकते हो, ज़्यादा विजिबल होना चाहिए, परीक्षक को दिखे। अब जैसे 250 शब्द का क्वेश्चन है, तुम लोग इसको इलाज कर लेना, हम इसका रास्ता बता देते हैं। रास्ता हम बना दिया था। अब इसमें कह देंगे उत्पन्न परिस्थितियों ने जटिल बना दिया। जैसे इंपॉर्टेंट शब्द को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये परिस्थितियां निम्नलिखित थी। ये परिस्थितियां निम्नलिखित थी। एक महाशक्ति
के रूप में ब्रिटेन के पतन एक महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन के पतन तथा भारत में तीव्र हो रहे राष्ट्रवाद ने ब्रिटेन के भारत छोड़ने के निर्णय को प्रभावित किया। मतलब दो कारणों से ब्रिटेन को अब भारत छोड़ने की नौबत आ गई। पहले ब्रिटेन भारत नहीं छोड़ना चाहता था, अब एक तो शक्ति के रूप में उसका पतन हो गया, दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन इतना तीव्र हो गया, पुलिस सेना सब में। तुमको लिखने के क्रम में जहां भी मौका मिले आप उदाहरण दे के लिखो और कलम तो उठाओ। आज के बाद ये मत बोलो कि हमको लिखने में दिक्कत हो रही है। जितना ही 5 पंक्तियां लिख सकते हो 5 पंक्तियां लिखो, लिखने में आलस से छोड़ो, और जितना लिखने की कोशिश करोगे उतना ही बेहतर होगा। ये तुमने यहां पर लिखा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट में दे सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ही मुस्लिम लीग को भारत के संवैधानिक विकास के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी गई थी। भारत के संवैधानिक विकास के विरुद्ध वीटो की शक्ति दे दी गई थी। इस कारण ब्रिटिश के भारत छोड़ने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब ब्रिटिश भारत छोड़ना चाहते थे तो मुस्लिम ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था और बोलता था नहीं, भारत नहीं छोड़ना, आपको भारत में रहना है, पहले आप हमारा फैसला करवा के जाइए। अब क्या करता हूं अब वो फंस गया अपने ही जाल में। तो दूसरा ये है। तीसरा, फिर ब्रिटिश सरकार से निराश होने के कारण मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में दंगे छेड़ दिए। जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने दंगे छेड़ दिए। अब चौथा, देसी रियासतों के भविष्य का मुद्दा भी एक जटिल प्रश्न बनकर उभरा था। अब ये 4 चीजें दे दिए, इसी को इलेबोरेट कर दोगे और पैराग्राफ चेंज करके
और तब कंक्लूजन दे देना, इसी 4 को इलेबोरेट कर दो, हो जाएगा। क्या अंकुर ये लोग ट्राई करेंगे कि नहीं? पहले इन लोगों से एश्योरेंस ले लो। माय स्टूडेंट्स प्लीज एश्योर मी, आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? बी फास्ट। ट्राई करेंगे? यस, ट्राई जरूर करना। देखो सरस्वती का एक वरदान है कि मैं कितना भी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से पेन नहीं उठाओगे, क्योंकि आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, मेरी बात को समझो। यूनिवर्सिटी में रटकर लिखना बताया गया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी होगा, अब तो बीपीएससी में भी जीएस का भी पेपर तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, जो हम केवल ऑप्शनल किया है ना, वो हमने ऑप्शनल हटाया नहीं है, उसको क्वालिफाइंग किया है और उसको मल्टीपल एमसीक्यू किया है। जीएस में भी एमसीक्यू है क्या? जीएस मेंस में भी एमसीक्यू है नहीं? हाँ, तो वो बात दूसरी है। लेकिन जब यूपीएससी में आप आओगे और यूपीएससी के आप लोग स्टूडेंट हो, हम तो चाहेंगे कि आप लोग आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश का कर्णधार बनो। तो उसमें क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल होना पड़ेगा, सोच को एनालिटिकल रखना पड़ेगा, राइटिंग को रखना पड़ेगा। तो आपको कलम आपको अपने हाथों से उठाना ही पड़ेगा, बस आप अपने हाथ से कलम उठा लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आज तो मैं अब इसको स्टार्ट नहीं कर पाया। आज मैं आपको स्वतंत्रता के उपरांत आप लोगों को क्या करना है कि पहले इसको जितनी देर तक पढ़ना है, पहले स्वतंत्रता के उपरांत मैं आपको कहानी हल्का सा बता दूंगा, ताकि आप मुद्दा क्या क्या है समझ लोगे। 7 मुद्दे दिए हैं, ये 7 मुद्दे हमारे पूरे होंगे तो हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा, मतलब हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक में ये है 1947 में हमें आज़ादी मिली, बस एंट्री मिली। 1947 की स्वतंत्रता महज राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। फिर हमारे सामने एक राष्ट्र निर्माण का जटिल प्रश्न था कि हाउ इंडिया कैन बी अ नेशन, कैन इंडिया बी ए नेशन और नॉट, वी हैव टू प्रूव इट। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमें पूरा करना था, और हमने इसको कैसे पूरा किया। इस टॉपिक को आज से पढ़ना शुरू कर दो आप, कल मैं आता हूं तो इसको शुरू करता हूं और इसमें कुछ मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। जैसे ये 2 मुद्दे को तो आगे बढ़ा ही दूंगा, पहला और दूसरे को कम से कम। फिर संविधान वाला भी मुद्दा आएगा, देखते हैं आगे इसमें कौन कौन सा मुद्दा आएगा। पहले एक बार कल मुद्दा डिस्कस कर दूंगा, तब शुरू करूंगा। पहले एक बार थोड़ी चर्चा कर दूंगा आपको, है ना। तो आज मैं यही रुकता हूं और मैं फिर कल मिलता हूं। अंकुर क्या बोल रहे हैं वो लोग, मेरे स्टूडेंट लोग? तो कल मिलता हूं फिर, तब तक तुम लोग पढ़ना इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।